नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। गुजरात में कई परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन भी वो करेंगे। अहमदाबाद में 8,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। चौथे वैश्विक नवीनकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एक्सपो का भी उद्घाटन किया और आज देश की पहली वंदे मेट्रो सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर करीब 1:45 पर अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो स्टेशन से गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी यानी कि GIFT तक मेट्रो की सवारी करेंगे और उसके बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो ट्रेन सर्विस के सेकंड फेज का उद्घाटन किया जाएगा। करीब 21 किलोमीटर लंबा यह रूट गांधीनगर ट्विन सिटी से जुड़ेगा। PM आवास योजना के 1120 मकानों का उद्घाटन भी करेंगे। अहमदाबाद GMDC मैदान में भव्य स्वागत समारोह को भी संबोधित करेंगे। इस संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में 30 मेगावाट के सोलर सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद PM शाम 6 बजे राजभवन में भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। कल सुबह 9 बजे अहमदाबाद से ओडिशा के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। यानी कि जैसे कि जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 3 राज्यों के दौरे पर पहले झारखंड का दौरा किया, आज गुजरात, फिर ओडिशा जाने का भी कार्यक्रम। और जहां भी पहुंच रहे हैं तो वहां पर करोड़ों की सौगात देते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि मोदी 3.0 में लागू होगा एक देश एक चुनाव कानून। दरअसल कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने पर मंथन किया जाएगा। समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने रखे हैं विचार, उनमें 32 ने इसका समर्थन कर दिया है। केंद्र सरकार का यह भी दावा है कि एक साथ चुनाव कराने के मामले में वे अपने रुख पर कायम है। मोदी सरकार ने 2014 में किया था एक देश एक चुनाव कानून लागू करने का वादा भी। वहीं भाजपा कर रही है अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन जुटाने की उम्मीद। कोशिश इस बात को लेकर कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों का समर्थन मिलेगा तो फिर इस फैसले पर कोई दिक्कत अड़ंगा नहीं आएगी। हालांकि कई विपक्षी दल और विपक्षी शासन वाले राज्यों के CM इसका विरोध भी कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बार बार होने वाले चुनाव अनिश्चितता का माहौल बनाते हैं, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने से नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी। एक देश एक चुनाव मतदाताओं के लिए आसानी और सुविधा सुनिश्चित करता है, मतदाताओं को थकान से बचाता है और अधिक मतदान की सुविधा भी प्रदान करता है। यानी कि जो आंकड़ा आएगा वोटिंग प्रतिशत का वो बेहतर होगा। जो राजकीय संसाधन लगते हैं उसका भी एक ही बार में प्रयोग हो पाएगा और अन्य जो राजस्व बचेगा उसका फायदा दूसरी योजनाओं में लगाया जा सकता है। अब आपको जानकारी दे दें कि अहमदाबाद से दोपहर यानी कि 3:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट से ही सीधे अलवर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 4 बजे के करीब अलवर हेलीपैड पहुंचेंगे। अलवर शहर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अलवर में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होगी। अभी अलवर प्रवास पर है संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। अलवर हेलीपैड से शाम 5:30 बजे जयपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो ये प्रस्तावित कार्यक्रम है राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा का। फिलहाल हमने आपको गांधीनगर से तस्वीरें दिखाई। अहमदाबाद के दौरे पर है यानी कि गुजरात के दौरे पर है। वापस अलवर लौटने का कार्यक्रम है। जयपुर लौटेंगे लेकिन उससे पहले सीधा वो अलवर जाएंगे और अलवर हेलीपैड से शाम 5:30 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। दरअसल अलवर प्रवास पर है संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। हालांकि उनके प्रवास इस तरीके से जारी रहते हैं लेकिन इस बार उनका अलवर प्रवास अपने आप में कई मायनों में खास, कुछ दिन यानी कि लगभग 3 दिन के करीब वो यहाँ पर रहेंगे, तभी मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। और उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यानी 5:30 बजे के करीब वापस जयपुर लौट आएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व लोकतंत्र का स्वर्णिम अध्याय है। यह इंटरव्यू के जरिए उन्होंने तमाम बातें कही और उसी का एक संस्करण जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल इंटरव्यू के जरिए उन्होंने बात रखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व लोकतंत्र का स्वर्णिम अध्याय, विकास, अर्थव्यवस्था, निवेश, सभी मोर्चों पर सरकार सफल है। पानी, बिजली, परिवहन, संचार पर सरकार का विशेष ध्यान है और इनके बगैर उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत न मिलने के कई कारण भी है।
संविधान और भाजपा को लेकर विपक्ष ने गलतफहमी फैला दी थी, फिर भी लोगों का भाजपा पर भरोसा कायम है। आप तुलना कर सकते हैं कांग्रेस के 60, भाजपा के 15 वर्षों की तुलना से जवाब मिल जाएगा। तो नितिन गडकरी लगातार आजकल चर्चाओं में है। हालांकि कुछ बयान उनके चर्चा में आए थे, लेकिन इस दौरान जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके कार्यकाल की, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम बातें की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र का स्वर्णिम अध्याय यानी कि सीधा प्रधानमंत्री मोदी की वो तारीफ करते नजर आए। ये इंटरव्यू था इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। ये छोटा सा संस्करण इंटरव्यू के दौरान ये छोटा सा आपको पार्ट बता रहे हैं। तब उन्होंने खुलकर तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके कार्यकाल की। ये भी बताया कि विशेष ध्यान जो रहा है वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहा है और इनके बगैर उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार संभव भी नहीं। जो गलतफहमियां फैलाई गई थी विपक्ष की तरफ से, जो मुद्दे थे, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो, संविधान के मुद्दे को लेकर हो, तो भाजपा को लेकर एक गलतफहमी विपक्ष ने फैलाई थी और इसी वजह से बहुमत नहीं आ पाया। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि कांग्रेस के 60 और भाजपा के 15 सालों की तुलना से आप सभी को जवाब मिल जाएगा। तो वहीं इंडियन एक्सप्रेस में हरदीप सिंह पुरी का भी एक लेख है, फेलिंग सिक्स अगेन। हाल ही में विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणियां निराशाजनक। सिखों ही नहीं, हर भारतीय को राहुल गांधी की बातों से निराशा है। वॉशिंगटन में सिखों को लेकर राहुल गांधी के बयान ठीक नहीं है। पिछले साल कैम्ब्रिज में भी सिखों को उन्होंने दूसरे दर्जे का नागरिक बता दिया था। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए माफी मांग सकते हैं राहुल गांधी? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों सिखों की हत्या का जिम्मेदार फिर कौन है? कांग्रेस के शासन में सरकार की काली सूची में थे 312 सिख। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने काली सूची से सिखों के नाम हटा दिए। सिखों की बेहतरी के लिए कई काम कर रही है मोदी सरकार। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इंडियन एक्सप्रेस में उनका भी एक इंटरव्यू, उस लेख के जरिए उन्होंने तमाम बातें कही और राहुल गांधी जिन पर अब पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष कर रही है, जो उन्होंने बयान दिया इंटरव्यू के जरिए, विदेश दौरे पर वो थे और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। जब भी वो विदेश दौरे पर जाते तो इस तरीके की उनका बयानबाजी जो है वो भारतीयों में और खासकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी में निराशा पैदा करती है और फिर उन आरोपों पर प्रत्यारोप भी होते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर, उनके बयानों को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है, सियासत लगातार जारी है। और उसी बयान पर हरदीप सिंह पुरी का भी एक लेख, जिसमें उन्होंने सिखों को लेकर राहुल गांधी ने जो बात कही उस पर निराशा व्यक्त की है। तो वहीं हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय राजधानी में बड़ी उथल पुथल। दरअसल केजरीवाल के इस्तीफे से बदल सकती है दिल्ली की राजनीति। केजरीवाल ने की है 2 दिन में इस्तीफा देने की नाटकीय घोषणा। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी, क्योंकि जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे जेल से आने के बाद पहली बार जब वो कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे मुलाकात की, संबोधन के दौरान उन्होंने बात रखी कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दे दूंगा। तो ये जो नाटकीय घोषणा थी, इसी दौरान ये बात सामने निकल कर आ रही है कि 2 दिन में इस्तीफा देने की नाटकीय घोषणा और किसी और मुख्यमंत्री बनाने के बाद राजनीतिक उथल पुथल संभावित है और कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव भी। पिछले 20 महीनों से आमतौर पर जेल में था आपका शीर्ष नेतृत्व। जाहिर सी बात है, यानी कि जेल में थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ने का आरोप भी झेल रही है आप। सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से खींचतान जारी है और ये हर कोई जानता है। जिस तरीके से चाहे उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल कर दिए हों, राज्यपाल पर सवाल खड़े कर दिए हों और लंबे समय से खींचतान जारी भी है, तो दिल्ली का प्रशासन अब दुरुस्त बनाए रखने की चिंता किसी को नहीं। ये फिलहाल तमाम तरीके की बातें निकल कर आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि 2 दिन का जो वक्त लिया है, आखिर किस वजह से ये 48 घंटों में क्या कुछ होने वाला है और अब आपका मुखिया कौन होगा, वो भी चुनावों तक। हालांकि चुनाव जल्दी कराने की बात भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। मैं जनता के बीच हूं और जनता ये फैसला करेगी कि आखिर कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचारी कौन है, ये फिलहाल तमाम बातें उन्होंने कही और ये भी कहा कि मेरा बैंक बैलेंस तो खाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी आपको दे दें कि धर्मेंद्र प्रधान का रेवनशॉ यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का सुझाव। दरअसल कटक में 1868 में हुई थी रेवनशॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना। 1949 का हम जिक्र करेंगे जब इसी भवन में ओडिशा विधानसभा की पहली बैठक भी हुई थी। तत्कालीन ब्रिटिश कमिश्नर थे थॉमस एडवर्ड रेवनशॉ। ओडिशा में शिक्षा के विकास में रेवनशॉ का बड़ा योगदान है। भाजपा को यूनिवर्सिटी का नाम रेवनशॉ होने पर एतराज है
और इसीलिए फिलहाल ये बात रखी गई है नाम बदलने की। 1866 में अकाल के समय ठीक नहीं थी रेवेन्यू की भूमिका और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिलहाल नाम बदलने का सुझाव दिया है। धर्मेंद्र प्रधान इस बार उनके ऊपर अहम जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में, तो फिलहाल उन्होंने सुझाव रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस सुझाव पर किस तरह से अमल किया जाएगा और किस तरह से इस बात को सही साबित करने की कोशिश में धर्मेंद्र प्रधान जुटे रहेंगे। इन दिनों इंडियन एक्सप्रेस में छपे कुछ नेताओं के लेख चर्चाओं में है। इसी कड़ी में राम माधव का एक लेख है। द यूएन द वर्ल्ड नीड्स न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन। विशेष अधिवेशन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सहमति के एक नए माहौल की रूपरेखा पर बातचीत होगी। 8 दशक पहले सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था। 1945 में यूएस, यूके सहित तमाम देशों ने दी थी संयुक्त राष्ट्र को मान्यता और इस समय संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश शामिल। 2 देश ऑब्जर्वर, फिलिस्तीन और होली सी को संयुक्त राष्ट्र में ऑब्जर्वर का दर्जा है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा युद्ध के माहौल में विश्व का गणित बदलता हुआ नजर आया और ये बदली हुई परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार करने की जरूरत है। जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में जिस तरीके से लेख छप रहे हैं वो आजकल चर्चाओं में, और इसी कड़ी में राम माधव का लेख द यूएन द वर्ल्ड नीड्स ये भी चर्चाओं का हिस्सा बन गया है। और इसी लेख के जरिए उन्होंने तमाम बातें लिखी है कि न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन होना है और विशेष अधिवेशन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।